तो हम लोग फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स की। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग जो है न्यूक्लियस को लेकर जो भी चीज़ें होती हैं उनको स्टडी करते हैं। चाहिए अब आपने लोग यहाँ पर ये बात तो जानते ही हैं कि जैसे कोई एटम होता है, ठीक है, तो एटम में न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन ये सब मिला के पूरे सिस्टम को हम एटम कहते हैं। ठीक, हम इस समय सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की बातें करना चाहते हैं। ठीक, तो जब हम न्यूक्लियस के साथ डील करते हैं तो उसमें हम लोग जिन मासेस के साथ डील करते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। जैसे आमतौर पर मास के लिए यूनिट होती है किलोग्राम। तो जब हम न्यूक्लियस को लेकर वर्किंग करते हैं तो वहाँ पर मास के लिए जो यूनिट है वो किलोग्राम न लेकर बहुत छोटी एक यूनिट है वो ली जाती है। क्या है वो यूनिट? तो वो बताया गया एटॉमिक मास यूनिट। देख लीजिए, शॉर्ट में लिखते हैं AMU। बहुत से लोग सिर्फ यू भी लिख देते हैं, ठीक है, हमने पूरा लिख दिया AMU। अच्छा, ये मास की यूनिट है। अब 1 AMU कैसे डिफाइंड है वो देखिए। आपको क्या करना है, जो 6C12 एटम होता है, जैसे कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक 6C12 एक 6C14। तो 6C12 वाला जो एटम है वो लीजिए, उसका जो मास है उसका अपान 12 कर दीजिए। 6C12 एटम के मास का 1/12 कर दिया तो जो चीज़ मिलेगी वही है 1 AMU। अच्छा, 1 AMU कितना होता है? ये लगभग 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। ये एक प्रोटॉन के मास के बराबर या एक न्यूट्रॉन के मास के बराबर लगभग कह सकते हैं। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट है। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये जो AMU के लिए डेफिनेशन दी, इससे हम लोग एक छोटी चीज़ देख सकते हैं कि जो 6C12 के एटम का मास होगा, 12 इधर ले आओ तो 6C12 का एटॉमिक मास, एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 इधर तो 12 AMU। ये देखिए, मास ऑफ 6C12 एटम कितना होगा? 12 AMU। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं पर हम लोग न्यूक्लियस को लेकर चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो कार्बन 12 है उसके एटम का मास जो है उसकी ज़रूरत आपको पड़ रही है, तो वो कहीं पर सवाल में आपको दे नहीं रखा होगा। आपसे उम्मीद करी जाएगी इस बात की कि आपको ये AMU की डेफिनेशन याद हो, और AMU की डेफिनेशन याद है तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि 6C12 का जो एटॉमिक मास है वो 12 AMU होगा। ओके, आगे बात करते हैं एनर्जी की यूनिट की। जब हम लोग जैसे एटॉमिक फिजिक्स पढ़े थे तो एटॉमिक फिजिक्स में जो एनर्जी की यूनिट हम लोगों ने देखी थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखी थी। सही है। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोगों को जो भी एनर्जी वगैरह से लेना देना रहेगा तो उसके लिए जो यूनिट एनर्जी की वो हम लोग लेते हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट में लिखते हैं MEV। ये एनर्जी की यूनिट है। अच्छा, 1 MEV कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये देखो, मिलियन का अंत होता है 10⁶। मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10⁶। तो 1 MEV का मतलब हो गया 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन वो हमको पता होता है कैसे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। बिल्कुल, तो आपने क्या किया, ये मिला दिया तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल हो गया। तो 1 MEV बराबर इतने जूल। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में हम लोग जब वर्किंग कर रहे होंगे तो एनर्जी की जो यूनिट है वो आमतौर पे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ली जाएगी, शॉर्ट में MEV। ओके, अब यहाँ पर बताया जा रहा है मास एनर्जी इक्विवेलेंस। अच्छा, इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जब हम न्यूक्लियस के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस को लेकर चेंजेस का डिस्कस कर रहे होते हैं, या ये कह लो मोटे तौर पर न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये देखते हैं कि तमाम बार ऐसा होता है कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है या एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। अच्छा, ये देखो, मास एनर्जी में भी कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो जहाँ कहीं पर मास का एनर्जी में, एनर्जी का मास में कन्वर्जन होता है तो हम कहते हैं ये मास एनर्जी इक्विवेलेंट डिस्कस हो रहा है। और E और M इसमें रिलेशन होता है ऐसे, E बराबर mc²। बड़ा पुराना, बड़ा पॉपुलर है। एक मिनट। तो मास का एनर्जी में जो कन्वर्जन है वो हम लोग बात कर रहे हैं कि मास से एनर्जी बने या एनर्जी से मास बने।
तो m मास अगर है तो उससे जितनी एनर्जी बनेगी तो कितनी होगी, एनर्जी E है तो उससे मास बनेगा तो कितना मास बनेगा। तो E और m में रिलेशन ये रहा, E बराबर mc²। ठीक है, c कौन, स्पीड ऑफ लाइट, वैल्यू वो तो हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब हमने कहा ऐसा है कि अगर हम E बराबर mc² को यूज़ करते हैं और मास अगर किलोग्राम में लिया जाए, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में, तो एनर्जी किस में मिलेगी, जूल में। हाँ बिल्कुल। अब अभी हमने पढ़ा है कि यार हम जो न्यूक्लियर फिजिक्स के दौरान मास की जिस यूनिट के साथ वर्किंग करेंगे या डील करेंगे तो वो होगी AMU, और एनर्जी के लिए हम जो यूनिट लेंगे वो होगी MEV। बिल्कुल सही बात। तो अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन है कि मास का एनर्जी में, एनर्जी का मास में कन्वर्जन चल रहा है अब जैसे ये कहा कि भाई मास जो है वो AMU में और एनर्जी जो है वो MEV में, हम लोग जो है वो डिस्कस करना चाहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मास कहीं पर दे रखा है AMU में, कहा इसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, और एनर्जी जो मिलेगी वो MEV में बताओ, या एनर्जी MEV में दे रखी है, कहा ये मास में कन्वर्ट होगी तो कितने AMU मास बनेगा ये बताओ। मतलब मास किलोग्राम में और एनर्जी जूल में नहीं, बल्कि मास AMU में और एनर्जी MEV में डिस्कस करनी। अब क्या करें, ठीक। तो ऐसा है कि भाई आप एनर्जी इन जूल है तो ऐसे लिख लो, एनर्जी इन MEV को अगर 1.6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी इन जूल मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल मिलेगा। ये दे रखा है ना यहाँ पे, 1 MEV बराबर इतने जूल है, तो एनर्जी अगर MEV में है आपके पास तो उसको इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी इन जूल मिलेगा। और ऐसे ही 1 AMU लगभग इतने किलोग्राम है, ठीक है। तो अगर आपके पास मास AMU में है तो उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा मास इन किलोग्राम। तो मास इन किलोग्राम की जगह ये आ गया और एनर्जी इन जूल की जगह ये आ गया, बाकी 3 × 10⁸ ये था। अब एनर्जी इन MEV एक तरफ, मास इन AMU इधर और बाकी सब लोग इधर, तो ये इंटू ये अपान ये आ जाएगा। अब ये सब फिक्स वैल्यूज़ हैं तो इसको आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आया आपका 931.5। तो ये फाइनल वो चीज़ है जो हमको याद रखनी है कि अगर कहीं पर मास AMU में दे रखा हो और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने पर एनर्जी MEV में कितनी मिलेगी, या एनर्जी MEV में दे रखी है वो मास में कन्वर्ट होगी तो कितना मास मिलेगा, वो हमें AMU में चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी इन MEV बराबर मास इन AMU मल्टीप्लाइड बाई 931.5। ठीक। अब हमने कहा यार ऐसा है अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं तो इसको ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि 1 AMU मास से एनर्जी कितनी मिलेगी, वही ये 1 रख दो तो एनर्जी कितनी मिलेगी 931.5। 1 AMU मास से एनर्जी जो मिलती है वो 931.5 MEV मिलती है। ओके, अब हमने ध्यान दिया, एक छोटी सी बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर तुम इलेक्ट्रॉन के मास को एनर्जी में कन्वर्ट करो E बराबर mc² तो कितनी एनर्जी मिलेगी, इसको m × c² करो, एनर्जी मान लो जूल में मिली, फिर उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट MEV में कन्वर्ट करना, तो तुमको जो एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 0.51 MEV। करके देख सकते हो, करके देख लीजिएगा। जो भी हमें ये रिजल्ट याद रखना है। कोई कहेगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कशन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होता है, तो इससे क्या मतलब, ये क्यों बताया जा रहा है। उसका कारण, तमाम बार ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है वो पिक्चर में आती हैं कि जिनमें इलेक्ट्रॉन से भी कुछ लेना देना होता है। क्या मतलब, एक न्यूक्लियस था, एक इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा था, आया कहीं से, न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। अब न्यूक्लियस के अंदर घुस के क्या किया उसने, वो ठीक है, वो जो भी होगा, बट लेकिन आप देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा तो अब आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सब को लेके कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पिक्चर में आएगा ही। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ काम हो रहा है कि जिसके चलते एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर नया प्रोड्यूस हुआ और फिर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकला, ये भी होता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आमतौर पे हम ये कहते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो हम न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ही मतलब होगा, नहीं। तमाम ऐसी प्रकार की सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें आपको न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के साथ इलेक्ट्रॉन से भी लेना देना पड़े।
तो वहाँ पे बहुत बार हमको इस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलो अब आए हम लोग कि किसी एलिमेंट का सिंबल जो है मान लो x और 2 नंबर उसके साथ एसोसिएट करते हैं z और a। z कौन एटॉमिक नंबर, a कौन मास नंबर। बिल्कुल अरे भाई 6C12 ही है, ये C जो है वो ये कार्बन का सिंबल हो गया ये एटॉमिक नंबर, ये मास नंबर। ये सिंबल एलिमेंट का, ये एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बहुत छोटी क्लास से पता होता है हमको कि जो Z है वो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उनकी संख्या बताता है, और A जो है वो क्या बताता है, वो न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना वो बताएगा। A दे बराबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन कौन? वो जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कौन रहता है न्यूक्लियस के अंदर? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या है वो A से यानी मास नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करी जाती है, और सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर यानी Z से। अगर आपको कहीं पर न्यूक्लियस में सिर्फ न्यूट्रॉन चाहिए तो कैसे निकालोगे? अरे A में से Z घटा दो, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से सिर्फ प्रोटॉन घटा दोगे तो न्यूट्रॉन तो बच जाएंगे ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? A माइनस Z। अब एक छोटी सी बात और बताई कि जो Z है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? Z जो है वो पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। क्या मतलब? भैया एटॉमिक नंबर है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। अब एक बात बताओ, अगर तुम न्यूक्लियस की बात करोगे और ये कहोगे न्यूक्लियस पे चार्ज की कैलकुलेशन करनी है, तो भाई सिर्फ प्रोटॉन ही तो देखोगे, न्यूट्रॉन थोड़ी ना देखोगे, समझे? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो चार्ज ही नहीं होता। तो फिर हम ये कहेंगे कि भाई ऐसे में अगर न्यूक्लियस पे चार्ज चाहिए तो सिर्फ प्रोटॉन देखेंगे, तो प्रोटॉन देखेंगे तो मतलब Z देखेंगे। तो Z का लेना देना किससे है? न्यूक्लियस पे मौजूद पॉजिटिव चार्ज से। और A जो है, अरे भाई न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब है, तो अगर न्यूक्लियस का मास देखना है तो अब जैसे चार्ज तो सिर्फ प्रोटॉन के पास था, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होता नहीं है, बट मास तो दोनों के पास होगा, प्रोटॉन के पास भी और न्यूट्रॉन के पास भी। तो आपको अगर न्यूक्लियस के मास में इंटरेस्ट है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? A। तो मास को कौन रिप्रेजेंट करेगा? A, और चार्ज को कौन रिप्रेजेंट करेगा? Z। ये छोटी सी बात हमको ध्यान रखनी होती है। ओके, तो एक बार क्लास को रोक लीजिए और ये जो चीज़ है आपके सामने है, इसको कॉपी में साफ साफ नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो हम लोग फिर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको बताया गया कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है। अब होता क्या है, तमाम बार हम न्यूक्लियस को लेकर चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं, तो किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस के साथ डील करते समय आपको अलग से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में भी डिस्कशन करना पड़ता है, इनसे भी कुछ कुछ लेना देना रहता है। तो हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन लोगों के भी एटॉमिक नंबर और मास नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम इनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है उनको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, क्या वैल्यूज़ लिखेंगे, वो आपको यहाँ बताई जा रही हैं, ये आपको याद रखनी होती हैं। जैसे प्रोटॉन, अब प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर लिखोगे 1, मास नंबर लिखोगे 1। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ज। तो प्रोटॉन के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही तो हुआ, प्लस ही। और मास, अरे भाई एक न्यूक्लियॉन के मास के बराबर। प्रोटॉन एक न्यूक्लियॉन है तो उसका मास एक न्यूक्लियॉन के बराबर है। न्यूट्रॉन पे आ जाइए, न्यूट्रॉन के लिए देखिए Z और A क्या लिखे, Z लिखा है 0 और A लिखा है 1। Z 0 क्यों लिखा है? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता। Z क्या रिप्रेजेंट करता है? Z जो है वो न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको रिप्रेजेंट करता है नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं है। तो न्यूट्रॉन के लिए एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 0। और मास नंबर, न्यूट्रॉन का मास कितना? अरे एक न्यूट्रॉन का मास एक न्यूट्रॉन के बराबर, यानी एक न्यूक्लियॉन के बराबर। तो इसमें कितने न्यूक्लियॉन है? एक। तो इसका मास एक न्यूक्लियॉन के बराबर, तो इसका जो मास नंबर है वो लिखा गया 1। अब आइए इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो होता है -e। प्रोटॉन के चार्ज का पे -1 से मल्टीप्लाई कर लो। तो कोई यह कि कहे कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है, तो मैं कहूँगा एक इलेक्ट्रॉन के पास -1 प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज इंटू -1 करोगे तभी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज मिलेगा।
तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो होता है -1, और इलेक्ट्रॉन का जो मास नंबर है वो होता है 0 मास नंबर। अरे भाई ऐसा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत हल्का होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है। तो कोई मुझसे कहेगा कि यार कि इलेक्ट्रॉन के पास मास जो है वो कितने न्यूक्लियनों के बराबर मास है। मतलब अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास कितने प्रोटॉनों के बराबर मास है या इलेक्ट्रॉन के पास कितने न्यूट्रॉनों के बराबर मास है, तो हम बताएंगे ऑलमोस्ट 0, क्योंकि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन से बहुत हैवी होते हैं। तो या ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपेरिजन में बहुत कम होता है। तो इसका मास अगर ये पूछा है कि इसका मास कितने प्रोटॉनों या न्यूट्रॉनों के मास के बराबर है, तो हम बताएंगे ऑलमोस्ट 0। तो इसका जो मास नंबर है वो लिखा जाएगा 0। अब आइए पॉजिट्रॉन पर। पॉजिट्रॉन कौन है? पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम बार ऐसा देखा जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले और दोनों लोग गायब हो गए, एनर्जी बना दी उन्होंने। कहीं पर ऐसा भी होता है कि सिर्फ एनर्जी थी और उस एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों प्रोड्यूस हो गए। तो ये एंटी पार्टिकल कहलाते हैं। अब पॉजिट्रॉन के बारे में आमतौर पर जैसे बात नहीं करी होती हमने, कोई बात नहीं, आप कर लेते हैं। तो पॉजिट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल। इसका जो मास है वो तो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होगा और इसका जो चार्ज है वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा। इसको हम लोग E+ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसके एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो वो होगा 1, क्योंकि इसके पास जो चार्ज है वो वही है जो प्रोटॉन पे चार्ज है। तो पॉजिट्रॉन के पास कितने प्रोटॉनों के बराबर चार्ज है? तो पॉजिट्रॉन के पास 1 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। तो उसका जो मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, वो गया 1। और मास, चूंकि इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, तो और इलेक्ट्रॉन के लिए मास नंबर 0, तो पॉजिट्रॉन के लिए भी मास नंबर 0। अच्छा जी, अब आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन पर। हमारे पास कुछ एलिमेंट थे और उनके न्यूक्लियस आपस में कुछ टकराए और उससे उन एलिमेंटों के न्यूक्लियस में कुछ चेंजेस हो गए। न्यूक्लियस में चेंज का क्या मतलब है? अरे भाई न्यूक्लियस में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो तुमने आज एक न्यूक्लियस देखा, उसमें 20 प्रोटॉन और 30 न्यूट्रॉन थे। कल देखा तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कुछ बदल गई। तो भाई मेरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बदल गई, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस में हो गया है चेंज। ये देखिए, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियाई ऑफ रिएक्टेंट्स। जो भी लोग हैं जो एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बदल गई है, तो हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं और ये बताते हैं कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है। अच्छा, रिएक्शन आमतौर पे यही मतलब लेते हैं भाई कहीं पे कोई चेंज हो रहा है तो कह रहे हैं कि भाई लोग एक दूसरे से रिएक्ट करके कुछ चेंजेस कर रहे हैं एक दूसरे में। सही है। ये न्यूक्लियस अगर एक है तो न्यूक्लियस, और 2 3 4 हैं, कई हैं, तो न्यूक्लियाई बोल देते हैं। अच्छा, तो ये हम लोग यहाँ पर अब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन को कैसे लिखेंगे वो बताया जा रहा है कि मान लो 2 एलिमेंट थे, उनके न्यूक्लियस एक दूसरे से टक्कर हुई, दोनों में कुछ चेंजेस हुए। तो ये देखो, ये थे एलिमेंट ए और एलिमेंट बी, इनके न्यूक्लियस, इनको कहा रिएक्टेंट। मतलब आज ये दोनों लोग हैं, अब इनके दोनों न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे से टकराए और टकरा के इन्होंने अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में कुछ चेंज किया। इसने कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉनों से दे दिए या इसने ऐसे दे दिए, जो भी किया उसके चलते इन न्यूक्लियसों में बदलाव आया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शन हुई। अब जब न्यूक्लियर रिएक्शन हुई तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट थे, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स। अब एक खास बात देखो, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद आपने देखा तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, देखो नाम बदल दिए, ए और बी, यहाँ नाम क्या हो गया, सी और डी। नाम चेंज हो गए, ये नाम चेंज हो गए हैं, एलिमेंटों के नाम बदल दिए गए हैं। क्यों भाई एलिमेंटों के नाम क्यों बदले हैं? सिंपल है। अरे भाई मान लो तुम्हारे पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, ऑक्सीजन जानते हो 8O16, तो इसमें 8 प्रोटॉन होंगे और 8 न्यूट्रॉन होंगे। तुमने इसको किसी दूसरे न्यूक्लियस पर टकरा दिया, मार दिया। अब उससे क्या हो गया कि इसमें से 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन निकल गया। तो अब ये क्या बचा, 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। तो अब हम क्या कहेंगे? अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये ऑक्सीजन था पहले और अब भी ऑक्सीजन है और उसमें से 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन निकल गया ना। मैं कहूँगा पहले तो था ये ऑक्सीजन
अब ये क्या हो गया है, नाइट्रोजन। ये 7N14 बन गया है, देख लीजिए। अरे भाई किसी एलिमेंट का नाम क्या है, उसका आइडेंटिटी क्या है, ये न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से ही तो पता चलेगा। ये ऑक्सीजन क्यों था, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन थे, इसीलिए तो हम इसे ऑक्सीजन कह रहे थे। कोई लिखा तो ही ना था इसके ऊपर नाम कि इसका नाम ऑक्सीजन है। कल को न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें से एक एक निकल गया तो बाकी जो बचा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन निकल गया है तो ये बचा हुआ ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, नहीं, अब ये नाइट्रोजन का न्यूक्लियस बन चुका है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या में चेंजेस होते हैं तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी बदल गई है। एलिमेंट वो नहीं रहे हैं जो पहले थे, समझे। तो इसीलिए क्या हुआ है कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट बनेंगे तो उनके नाम आपने अलग कर दिए। देखिए रिएक्टेंटों के नाम क्या थे, ए और बी, और प्रोडक्टों के नाम कौन है, सी और डी। अच्छा, बाकी ये कौन है, डेल्टा ई। डेल्टा ई क्या, अरे भाई कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें तुम सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड होते हो कि रिएक्शन में एनर्जी कितनी रिलीज हुई, तो भाई वो एनर्जी जो रिलीज हुई उसको डेल्टा ई लिख लो। सही। एक और चीज़ देखो कि ये जो तुमने न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है इसमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिखे हैं। ए और बी इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोडक्टों के भी। ये जनरल कन्वेंशन है, कहीं पर भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं उनके एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज़रूर लिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि भाई न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियसों के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनकी संख्या बदलती है, तो वो संख्या में क्या चेंज हुआ, पहले क्या नंबर था, बाद में क्या नंबर था, ये कैसे पता चलेगा। अरे ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर से ही तो पता चलेगा। तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन जहाँ कहीं भी होगी वहाँ रिएक्टेंटों और प्रोडक्टों के जेड और ए एटॉमिक नंबर और मास नंबर ज़रूर लिखे जाएंगे। अच्छा, अब हमने आगे एक छोटी सी स्टेटमेंट दे दी कि आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स चेंज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये मैंने अभी समझाया था, वो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन बन गई थी, समझाया था। तो जब भी कहीं पर न्यूक्लियर रिएक्शन होगी तो जो भी एलिमेंट आपके पास हैं उनकी आइडेंटिटी बदल जाती है, उनके नाम बदल जाते हैं। रिएक्शन से पहले नाम कुछ होता है, रिएक्शन के बाद नाम कुछ और हो जाता है। ठीक। अब जब हम कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं तो उसमें हमें इन दो बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगी तो उसमें जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व रहेगा। जितना रिएक्शन से पहले टोटल चार्ज था रिएक्शन के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहेगा। अब एक बात बताओ, इस रिएक्शन में चार्ज का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है, जेड, Z1, Z2, Z3, Z4, जेड से चार्ज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। हम कह रहे हैं चार्ज का कंजर्वेशन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जितना टोटल जेड होगा रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद भी टोटल जेड उतना ही पाया जाएगा। ये देख लीजिए, Z1 + Z2 = Z3 + Z4। रिएक्शन से पहले जो टोटल जेड था रिएक्शन के बाद भी टोटल जेड वही मिलेगा। अब आ जाइए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें ये खास बात होगी कि जितने टोटल न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रिएक्शन से पहले थे उतने ही टोटल न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रिएक्शन के बाद भी पाए जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, अलग से ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ न्यूट्रॉन जितने पहले थे उतने न्यूट्रॉन बाद में, सिर्फ प्रोटॉन जितने पहले थे उतने प्रोटॉन बाद में होंगे, ना, ऐसा नहीं कहा गया, ना कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि तमाम बार ऐसी न्यूक्लियर रिएक्शनें जो है वो हमें देखने को मिलती हैं जिसमें किसी न्यूक्लियस जो है उसके अंदर कुछ चेंज हुआ और उस न्यूक्लियस ने अपने अंदर मौजूद जो न्यूट्रॉन थे उसमें से एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर लिया, या प्रोटॉन थे उनमें से एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल लिया। तो न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बन सकता है, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बन सकता है। सही है। जब ये काम होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल जाएंगे, बट टोटल नंबर सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है वो कंजर्व रहता है, जितने टोटल न्यूक्लियॉन रिएक्शन से पहले उतने ही बाद में। अब न्यूक्लियॉनों की संख्या कहाँ से मिलेगी? अरे वो तो ए से मिलती है, तो जितना टोटल ए पहले था उतना ही टोटल ए बाद में।
A1 + A2 बराबर A3 + A4। अब एक छोटी सी बात बताई कि जैसे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, अब इसमें लिखा है कि भाई रिएक्शन हुई और डेल्टा ई एनर्जी निकली। डेल्टा ई क्या एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? तो ये बताया गया कि जो एनर्जी है न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है वो मास के एनर्जी में कन्वर्ट होने से आती है। समझे? अगर हम लोग यहाँ पर एनर्जी रिलीज की बात करें तो एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। मास के एनर्जी में कन्वर्ट होने से आपको जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो ये डेल्टा ई है वो मिलेगा। अच्छा, क्या मतलब? मतलब कुछ ऐसा कि आप न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले देखोगे तो जो टोटल मास नापोगे और बाद में टोटल मास देखोगे उसमें थोड़ा फ़र्क मिलेगा। मास में जो फ़र्क होगा वही जिम्मेदार होगा इस डेल्टा ई के लिए। अच्छा, अरे वो तो पढ़ाई है हमने, E = mc², मास से एनर्जी बन सकती है, एनर्जी से मास बन सकती है, बनाया कि नहीं, पढ़ाया कि नहीं? तो ये जो एनर्जी है इसका लेना देना किससे होगा? मास से। अच्छा, तो मैंने ये बात यहाँ पे लिखी कि एनर्जी रिलीज इन न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। आज अगर इस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसमें हुआ ये होगा कि मास थोड़ा सा कम हो गया होगा और जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। अच्छा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई चलो ये न्यूक्लियर रिएक्शन लिख ली थी हमने, अब मुझे एनर्जी रिलीज चाहिए। किसी ने कहा सर ये तो जो एनर्जी है वो मास से मिलेगी। तो हमने चलो पहले मास की कैलकुलेशन कर लेते हैं कि भाई मास के साथ क्या हुआ है, पहले मास कितना था, बाद में मास कितना है, मास में कमी कितनी हो गई, जो मास में कमी होगी वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होकर यहाँ पे मिलेगा। तो हमने लिखा डिक्रीज इन मास, कितना मास में कमी हुई, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सिंपल, पहले वाले मास में से बाद वाले मास को घटा दो। अरे भाई पहले था मास 100 किलोग्राम, बाद में मास हो गया 99 किलोग्राम। तो अगर 100 किलोग्राम से 99 किलोग्राम हो गया तो 1 किलोग्राम कम हो गया ना मास, कहाँ गया वो 1 किलोग्राम एनर्जी में कन्वर्ट हो गया और ये डेल्टा ई मिल गया। समझे? तो हमने ऐसा करके बात कही कि डिक्रीज इन मास निकालना है। क्यों? क्योंकि इस यही मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले मास कितना कम हो रहा है वो पता करते हैं, फिर c² से मल्टीप्लाई करके पता कर लेंगे एनर्जी कितनी रिलीज हुई। तो डेल्टा एम यानी मास में कमी कैसे मिलेगी? पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास, मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंटों का मास कितना? Ma + Mb। प्रोडक्टों का और प्रोडक्टों का मास कितना? Mc + Md। सही, डिक्रीज इन मास मिल गया और जो डिक्रीज इन मास है इनटू c² का दो एनर्जी मिल जाएगी, जो एनर्जी रिलीज हुई। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कई बार ऐसा हो सकता है कि ये जो मास दे रखे हो आपको इन लोगों के A के, B के, C के, D के, वो आपको किलोग्राम में नहीं AMU में दे रखे हो। अगर ये मास AMU में दे रखे होंगे तो मास में कमी भी तो AMU में मिल जाएगी ना। तो फिर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए तुम यहाँ पे ये डेल्टा एम इंटू c² नहीं करोगे, तुम क्या करोगे? तुम कहोगे कि साहब AMU में मास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का तरीका मुझे आता है, मास में जितनी कमी हुई वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तो उस मास को AMU में लिखो और 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे आपको जो एनर्जी मिलेगी बस वो ये ध्यान रखना है किस में मिलेगी? MEV में मिलेगी। सही है, फॉर्मूला वही लगाया होता है mc² वाला, ठीक है, बट हमने वो लगा के और अपने यूनिट्स का ख्याल रख के पहले से वर्किंग कर रखी है कि अगर मास AMU में होगा तो उसे 931.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा कि उससे एनर्जी कितनी मिलेगी इन MEV। तो ऐसा ही होता है, AMU में मास दिए होते हैं तो उससे आप सीधे सीधे जो एनर्जी रिलीज होगी न्यूक्लियर रिएक्शन में MEV में वो पता कर लेंगे। 931.5 से मल्टीप्लाई करना होगा बस। ठीक है, तो एक बार क्लास को रोक लीजिए और जो चीज़ आपके सामने है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू c²। अब क्या हुआ? डेल्टा एम क्या था? डिक्रीज इन मास। ठीक,
अब मान लो हमने डेल्टा एम निकाला, कैसे डेल्टा एम कैसे लिखा था, अभी लिखा था मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास में कमी निकालने के लिए। ठीक है, अब सपोज वो डेल्टा एम पॉजिटिव आ गया, मतलब पहले वाला मास था ज़्यादा और बाद वाला मास था कम। पहले 100 किलोग्राम था, बाद में 99 किलोग्राम रह गया, तो मास में कमी 1 किलोग्राम की हुई। 100 माइनस 99 डेल्टा एम। तो मास में जब कमी होगी तो वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी। डेल्टा ई क्या होगा, पॉजिटिव, एनर्जी क्या होगी, रिलीज। भाई किसी भी रिएक्शन में जब आप एनर्जी रिलीज डेल्टा ई लिखते हो तो वो डेल्टा ई अगर पॉजिटिव होता है इसका मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। हाँ, बात तो ठीक है। तो डेल्टा ई क्या, पॉजिटिव। ओके, अगर मास जो है वो डिक्रीज ना हो रहा हो, मास इंक्रीज हो रहा हो, ऐसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती है जिसमें मास पहले तक कम बाद में ज़्यादा हो गया। पहले 100 किलोग्राम था, बाद में 110 किलोग्राम हो गया, 10 किलोग्राम बढ़ गया। तो ये मास में जो इंक्रीज हुआ है कहाँ से आएगा, अरे मास अगर बड़ा है तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हुई होगी, तो इस तो रिएक्शन के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब करी गई होगी और उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया होगा, तभी तो मास बढ़ेगा। तो अगर मास में इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा एम निकालोगे तो वो आएगा नेगेटिव। क्या मतलब, अरे भाई पहले मास था 100 किलोग्राम और बाद में मास हो गया 110 किलोग्राम, तो डिक्रीज कैसे निकालते हैं, डेल्टा एम पहले वाला माइनस बाद, तो दिस माइनस दिस करोगे तो 100 माइनस 110 करोगे तो -10 आएगा ना। तो डिक्रीज इन मास डेल्टा एम क्या होगा, निगेटिव। डेल्टा ई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, वो भी निगेटिव होगा, मतलब एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हाँ सही बात है यार, अगर मास बढ़ेगा तो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा ना, और उस एनर्जी को मास में कन्वर्ट करेगा, उसी से ही तो मास इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है। तो मास अगर सही में कम हो रहा है तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, और मास इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो फिर एनर्जी रिलीज नहीं होगी, फिर एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हमने बात करी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कोई न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी जनरल टर्म है, सिर्फ न्यूक्लियस के लिए नहीं, किसी भी सिस्टम जिसमें बहुत सारे लोग हों उसके लिए डिफाइन किया जाता है। कैसे, आपको कोई सिस्टम दिया जाए जिसमें मान लो 10 लोग हैं। अभी ये 10 लोग बहुत दूर दूर हैं, फिर उन 10 लोगों को पास लाइए और ये सिस्टम बनाइए। तो ऐसा करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उल्टा भी बोला जाता है कि ये 10 लोगों का एक सिस्टम बना हुआ था, इस सिस्टम को ब्रेक करो, सब 10 लोगों को अलग अलग कर दो, खूब दूर दूर कर दो एक दूसरे से। तो ये काम करने के लिए कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो जो एनर्जी है ये काम करने के लिए सप्लाई करनी पड़ेगी, उसी को कहते हैं सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी। तो एक सिस्टम बना हुआ है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी। और अलग अलग था सिस्टम बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, तो यही जो एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम को बांधने और तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, तो उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब न्यूक्लियस का भी यही है, न्यूक्लियस के लिए भी आप बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करते हैं। कैसे, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होते हैं, जिनसे मिलकर कोई चीज़ बनती है, कोई सिस्टम बनता है। तो किसी न्यूक्लियस को बनाना है, फॉर्म करना है, बाय ब्रिंगिंग टुगेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब न्यूक्लियस किससे बनता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों से। यस, तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ब्रिंगिंग टुगेदर साथ में लाना है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांध के न्यूक्लियस को बनाना है। और जब ये न्यूक्लियस बनेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी वही होगी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। अब एक छोटी सी बात रह गई, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लाएंगे कहाँ से, तो इनको लाना है फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि लार्ज डिस्टेंस से। पहले ये मान लो कि जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाना है 8O16, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, सही है। अब आप ये सोचो, पहले हमने 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन कंसीडर किया कतई इन्फिनिटी पे, एक दूसरे से बहुत बड़ी बड़ी दूरी पर 8 प्रोटॉन, टोटल 16 लोग मौजूद थे, बहुत बड़ी बड़ी दूरियों पे थे। अब इन 16 लोग, 16 कौन, 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, उनको करीब लाओ और बांधो, इतना करीब ला के बांध दो कि ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बन जाए। तो जब ये काम करोगे तो तुम ये पाओगे कि एनर्जी कुछ रिलीज होगी, वो एनर्जी है ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। ठीक, तो आप देखते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन ए न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियस को बनाते समय एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है,
अच्छा, न्यूक्लियस कैसे बनाओगे? बाई ब्रिंगिंग टुगेदर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी न्यूट्रॉन प्रोटॉन को पास में ला के न्यूक्लियस बनाना है। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन लाने कहाँ से हैं? इन्फिनिटी से, यानी बहुत बड़ी दूरी से। तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। कोई भी न्यूक्लियस बनाना है तो उसके लिए पहले न्यूट्रॉन प्रोटॉन देखिए, उनको सोचिए ऐसे कि जैसे वो इनफाइनाइट पर है, एक दूसरे से बहुत बड़ी बड़ी दूरी पर है। फिर उन न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को करीब में लाओ और बांध के न्यूक्लियस बना दो। एनर्जी जो रिलीज हुई वही है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, एनर्जी गिवन टू न्यूक्लियस टू सेपरेट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। अरे जब न्यूट्रॉन प्रोटॉनों को पास में लाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो कल को न्यूक्लियस को तोड़ोगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना। न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी दोगे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सबको अलग करना है, तो न्यूक्लियस को एनर्जी दो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग हो जाएंगे। जितनी एनर्जी दोगे वही है न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी गिवन टू न्यूक्लियस टू सेपरेट न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सही है, सब न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे से अलग अलग कर देने, जो एनर्जी दोगे वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। अच्छा, इस तरीके से इसके लिए न्यूक्लियर रिएक्शन लिख के दिखाई जा सकती है कि अगर हमारे पास Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन है, इनको मिलाया और न्यूक्लियस बन गया एलिमेंट X, एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। ठीक, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के जब न्यूक्लियस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगी। ये बाइंडिंग एनर्जी किसकी है? X की। ये क्या बात हुई? अरे यार, सैकड़ों प्रकार के एलिमेंट होते हैं, सबके न्यूक्लियस अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग न्यूक्लियसों की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होगी। ऑक्सीजन के न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कुछ होगी, नाइट्रोजन की कुछ और होगी, हीलियम की कुछ और होगी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कोई यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट तो ही ना है, अलग अलग न्यूक्लियसों के लिए बाइंडिंग एनर्जी वैल्यू अलग अलग है, तो इसको बाइंडिंग एनर्जी X लिख दिया। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई कि बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब भी तुम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियस बनाओगे तो भाई मेरे जो एनर्जी है वो हमेशा रिलीज होगी, कभी भी बाइंडिंग एनर्जी निगेटिव नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज ही होगी, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अच्छा, इसका मतलब क्या है भाई? इस रिएक्शन में हमने कहा हमेशा एनर्जी रिलीज होनी है, हमेशा रिलीज होगी। इसका मतलब इस रिएक्शन में, यानी जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे तो हमेशा मास में कमी होनी चाहिए। हमेशा मास कम होगा तभी तो वो मास हमेशा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी मिलेगी। तो यही बात लिखी है यहाँ पे, मास मस्ट डिक्रीज व्हेन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कम क्लोज टू फॉर्म न्यूक्लियस। जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पास आके न्यूक्लियस बनाएंगे तो मास में डेफिनेटली रिडक्शन होना चाहिए, मास में डेफिनेटली डिक्रीज होना चाहिए, कमी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत पॉपुलर बात है, याद रखना है, मास मस्ट डिक्रीज जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे। तो अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग थे तो मास होगा ज़्यादा, और जब वो मिलकर न्यूक्लियस बना लेंगे तो मास क्या हो जाएगा? कम। तो हम ऐसा करके लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन मास ऑफ न्यूक्लियस। क्या मतलब? तुम्हारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाने का काम था, तो तुमने 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, टोटल 16 लोगों की बात करी। पहले उनको रखा बहुत दूर दूर। अब मान लो हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 1-1 किलोग्राम का है, तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अलग अलग थे, हर आदमी 1-1 किलोग्राम का है, तो टोटल मास कितना हुआ? 16 किलोग्राम। कल को तुमने उन्हें बांधा और बांध के ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बनाया, तो वो 1-1 किलोग्राम के 16 लोग जब मिलेंगे और बंध के न्यूक्लियस बनेंगे तो न्यूक्लियस बनने के बाद मास 16 किलोग्राम नहीं होगा। न्यूक्लियस बनने के बाद मास 16 किलोग्राम नहीं होगा, 15.99 किलोग्राम होगा, कम हो जाएगा थोड़ा सा मास। समझे? तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग होते हैं तब उनका मास ज़्यादा होता है, और जब उनके न्यूक्लियस बना देते हैं तब मास कम हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, अब जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ने मिल के न्यूक्लियस बनाया और ये बाइंडिंग एनर्जी हमको पता करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे भाई इस सिस्टम, इस रिएक्शन में मास में कमी कितनी हुई। तो डिक्रीज इन मास, हाँ भाई, पहले वाला मास लिखो, डेल्टा एम बराबर एक प्रोटॉन का मास mp, तो Z प्रोटॉनों का मास Z इंटू mp। एक न्यूट्रॉन का मास mn, तो A माइनस Z न्यूट्रॉनों का मास A माइनस Z इंटू mn, माइनस मास ऑफ x।
ठीक, बाद वाला मास, पहले वाला मास माइनस बाद वाला मास, हो गई मास में कमी। अच्छा, जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं तो मास में जितनी कमी होती है उसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं। देख लीजिए, मास डिफेक्ट लिखा हुआ है। अब ये जो मास में कमी हुई इंटू सी स्क्वायर का, तो वही मास से जो एनर्जी है वो मिल जाएगी। तो बाइंडिंग एनर्जी आ गई डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ओके, अब हमने कहा ऐसा है कि अगर मास एएमयू में है हमारे पास, तो फिर एनर्जी को सीधे सीधे एमईवी में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इंटू 931.5, वो तो आपको बताया जा चुका है। मास एएमयू में मान लो ये सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्स इन सब के मास एएमयू में थे तुम्हारे पास, तो ये डेल्टा एम भी एमयू में आ गया, तो बाइंडिंग एनर्जी सीधे एमईवी मिल जाएगी। कैसे? जितना मास में कमी हुई एएमयू में उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब हमने कहा ऐसा है, ये जो यहाँ पे बात कही गई थी कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि अगर न्यूक्लियस को तोड़ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सब अलग अलग करने हैं तो जो एक्स की बाइंडिंग एनर्जी है उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब चाहे इसको ऐसे दिखा दो या ऐसे लिख दो, देखो न्यूक्लियस को उसकी बाइंडिंग एनर्जी की बराबर एनर्जी दे दी तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अलग अलग हो गए। चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे दिखा दो, एक ही तो बात है। अच्छा, अब हम आते हैं एक चीज़ पर, वो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे तुमने एक्स की बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली न्यूक्लियस की, यहाँ से कैलकुलेट कर ली, आ गई किसी प्रकार से। अब एक्स में न्यूक्लियॉन कितने हैं? कैपिटल ए। न्यूक्लियॉन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं ना, तो उनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो टोटल न्यूक्लियॉन कितने हैं? कैपिटल ए। तो एक्स की बाइंडिंग एनर्जी को इस कैपिटल ए से डिवाइड कर दो, स्मॉल बी मिलेगा। इसको बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी बराबर स्मॉल बी इंटू ए, ऐसे लिख देंगे। सही। अब ये बाइंडिंग एनर्जी जो है वो हो जाएगी एमईवी में, और स्मॉल बी की यूनिट क्या हो जाएगी? एमईवी पर न्यूक्लियॉन, ऐसे लिखी जाएगी। तमाम बार ऐसा होता है कि जैसे किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है बता दी 32 एमईवी, 32 एमईवी, हम समझ गए भाई न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी 32 एमईवी दे दी है। ये बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? 32 एमईवी। अब कहीं पे ऐसा लिखा है एक न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी है 4 एमईवी पर न्यूक्लियॉन। तो अब जब बोल दिया बाइंडिंग एनर्जी बट यूनिट दी 4 एमईवी पर न्यूक्लियॉन, तो आप समझ गए कि यार ये बाइंडिंग एनर्जी कही गई है बट ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। तो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखा है, मतलब स्मॉल बी दे रखा है, तो उसको क्या करोगे? फिर ए से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपको पूरे न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए कि हीलियम है 2He4 होता है, उसका बाइंडिंग एनर्जी है 7 MeV पर न्यूक्लियॉन। तो अब हम समझ गए कि यार ये तो बाइंडिंग एनर्जी जो है नहीं है, ये तो स्मॉल बी है। बोल रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी बट दे क्या रखा है? स्मॉल बी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी चाहिए तो क्या करोगे? कैपिटल ए को 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 MeV आ जाएगी। चलो कोई खास बात नहीं है इसमें, तो ये तो यहाँ लिखा है कि बाइंडिंग एनर्जी बराबर कैपिटल ए इंटू स्मॉल बी, न्यू और यूनिट भी यहाँ लिखी दी है, कोई विशेष बात नहीं। अब क्या हुआ कि जैसे ये कहा था ना कि यार ये किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी है, ये एक्स लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि अलग अलग न्यूक्लियसों की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग होगी। हाँ, तो दुनिया में एलिमेंट तो सैकड़ों हैं। तो लोगों ने वर्किंग करी, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, कैलकुलेशन करी, और जो भी दुनिया में जितने भी एलिमेंट पाए जा सकते हैं उन सब के न्यूक्लियसों की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करी। कैसे करी हमें उससे मतलब नहीं है, क्या एक्सपेरिमेंट किए, क्या काम किए, बट लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया? न्यूक्लियसों की बाइंडिंग एनर्जी को मेजर किया। जितने भी एलिमेंट दुनिया के हो सकते हैं सबके लिए काम किया। तो उनको जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यूज़ मिली तो उसको लेके एक ग्राफ खींचा। स्मॉल बी यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और कैपिटल ए के बीच में। कैपिटल ए समझते हो मास नंबर, भाई अलग अलग एलिमेंटों का मास नंबर अलग अलग है। तो अब हमने कहा भाई ऐसा है, ये ग्राफ जब बनाया गया तो हमने क्या देखा कि जिन एलिमेंटों का ए यानी मास नंबर बहुत कम था उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम थी, और जैसे जैसे ए बढ़ता गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती गई। ए बराबर 56, ए बराबर 56 समझते हो, 26 Fe56 आयरन। उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो मैक्सिमम मिली, कितनी? 8.5 MeV पर न्यूक्लियॉन। और यहाँ के बाद फिर ए जब और बढ़ाया तो बाइंडिंग एनर्जी फिर उसके बाद ये कांस्टेंट नहीं है, थोड़ी सी डिक्रीज करती चली जा रही है। ये देख लीजिए,
ये बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, उसके बाद डिक्रीज करती चली जा रही है। तो हल्के एलिमेंटों के लिए बाइंडिंग एनर्जी कम थी, फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा आप हैवी एलिमेंटों की तरफ जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉल भी बढ़ता जाएगा, एक मैक्सिमम पे पहुंचेगा, उसके बाद कैपिटल ए बढ़ता जाएगा, ये घटता चला जाएगा। ध्यान दीजिए ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी का नहीं है, ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का है। ठीक, अब ये ग्राफ कहाँ से बना, क्यों बना, इस सब से हमें मतलब नहीं है। हमने ये मान लिया कि हाँ भी ठीक है, दुनिया में लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, सब खूब एलिमेंटों के लिए काम किया, सब वैल्यूज़ निकाली बाइंडिंग एनर्जी की, और फिर हमें ये ग्राफ बना के दे दिया। ठीक है, तो एक बार क्लास रोकिए और जो चीज़ आपके सामने है इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखें।